कि शेंजन स्टेट में जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो एम्बेसी आपकी एक एक दिन की कैलकुलेशन करती है। आप एक तो फेक डॉक्यूमेंट्स मत लगाया करें और ट्रैवल कंसल्टेंट से आप ज़रूर रब्ता करें। इन चीज़ों से आप शेंजन से वीज़ा रिजेक्शन से बच सकते हैं। तो टर्की में भी लोग कहते हैं कि 2 लाख हो तो 3 लाख हो वीज़ा लग जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब वो आपका क्लोजिंग बैलेंस को चेक करते हैं कि कितना आ रहा है, प्लान कितने दिन का है, कितने दिन आपने स्टे करना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, कितने लोग जा रहे हैं। तो ये सारे कंट्रीज़ का मैं आपको बताऊंगा, डिटेल के साथ बताऊंगा कि आप इन कंट्रीज़ में कौन से कैसे डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू जुबली ट्रैवल्स यूट्यूब चैनल। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीज़ा अप्लाई करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स भी पूरे होते हैं, इसके अलावा उनकी एक दो कंट्रीज़ की ट्रैवलिंग हिस्ट्री भी होती है और बैंक स्टेटमेंट भी उनकी अच्छी होती है, सफिशेंट होता है, क्लोजिंग बैलेंस, बिजनेस पर्सन्स भी होते हैं, फिर भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप वीज़ा रिजेक्शन से बच सकते हैं, किन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं जो वीज़ा अप्लाई करते वक्त आप करते हैं, या कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगाने चाहिए, कौन से नहीं लगाने चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप दोबारा अगर कहीं वीज़ा अप्लाई करते हैं किसी एम्बेसी में तो आप उन गलतियों से बच सकें और आपका वीज़ा के चांसेस जो हैं 80 से 90% हो सकें। वीज़ा देना ना देना एम्बेसी की मर्ज़ी होती है, इसीलिए हम आपको 100% नहीं कहते, लेकिन चांसेस हम आपको बता देते हैं कि 80 से 90% चांसेस होते हैं। उसमें आपके क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या तरीक़ाकार होता है। डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि काइंडली हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। वीज़ा अप्लाई करते वक्त आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो उस वक्त क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, अगर आप जॉब पर्सन हैं तो क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। हर एम्बेसी का डिफरेंट क्राइटेरिया है। अगर आप शेंजन की बात करें तो शेंजन के अंदर जो ऑलमोस्ट जितनी कंट्रीज़ हैं सब के डॉक्यूमेंट्स एक तरह के लगते हैं। किसी में आपके जो क्लोजिंग बैलेंस है ज़्यादा रिक्वायर करती हैं एम्बेसीज, किसी में बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता। अगर आप यूरोप की बात करें तो यूरोप में भी शेंजन जैसे ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, लेकिन थोड़े से यूरोप में कम लगते हैं डॉक्यूमेंट्स शेंजन के अंदर, क्योंकि जो शेंजन का वीज़ा होता है वो डेफिनेटली 27 कंट्रीज़ में आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। तो यूरोप का जो आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, यूरोप के किसी भी कंट्री का अप्लाई करते हैं, तो वो सिर्फ एक कंट्री का होता है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स इतने ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बट फिर भी उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें वो कुछ ना कुछ शेंजन से मिलती है। इसी तरह अगर आप यूके में अप्लाई करते हैं तो उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं। इसी तरह अगर आप फार ईस्ट में अप्लाई करते हैं तो ये सारे कंट्रीज़ का मैं आपको बताऊंगा, डिटेल के साथ बताऊंगा कि आप किन कंट्रीज़ में कौन से कैसे डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यूके के बारे में कि यूके का बहुत से लोगों का यूके का वीज़ा रिजेक्ट होता है, उसके पीछे क्या वजह होती है। यूके एम्बेसी जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करती है, बैंक स्टेटमेंट आपकी चेक करती है, आपके टैक्स रिटर्न्स चेक करती है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट ऑथेंटिक है, एक्यूरेट है, आपकी बैंक स्टेटमेंट जो आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो जस्टिफाइएबल हैं, इसके अलावा आपके जो टैक्स रिटर्न्स हैं उसमें जो आपने डिक्लेयर किया हुआ है उसमें आपने अपने एसेट्स डिक्लेयर किए हैं, आपने अपनी इनकम डिक्लेयर की है, वो आपकी इनकम जो शो होनी चाहिए आपके बैंक स्टेटमेंट में भी आनी चाहिए, कि रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपकी इनकम इतनी आ रही है और इसी तरह आपकी सैलरी इतनी आ रही है, और इसी तरह जो सैलरी आपकी आ रही है उसके आपकी सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट लेटर होना चाहिए जिसके ऊपर मेंशन हो कि आप इतनी सैलरी अर्न करने इतनी देर से हमारे पास इस डेजिग्नेशन पे हैं। तो 4 चीज़ें आपने जहन में रखनी है। अगर आप जॉब पर्सन है 4 चीज़ें जहन में रखनी है आपने। नंबर 1 आपने बैंक स्टेटमेंट, नंबर 2 अगर आप टैक्स पेयर हैं तो टैक्स रिटर्न्स आपने वो आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, आपकी इनकम डिक्लेयर होनी चाहिए। नंबर 3 आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर और नंबर 4 आपकी सैलरी स्लिप्स। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कहीं भी इंश्योरेंस नहीं लगती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम फलां जगह से अप्लाई किया तो उन्होंने इंश्योरेंस भी लगवाई है। ना इंश्योरेंस लगती है, ना कंफर्म होटल बुकिंग लगती है, ना कंफर्म टिकट लगती है। इसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं पासपोर्ट, आईडी कार्ड, पिक्चर, एफआरसी, ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके ऑथेंटिक होने चाहिए। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ्स कम है तो आप बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। 6 मंथ्स होनी चाहिए आपकी, एटलीस्ट 6 मंथ होनी चाहिए मिनिमम। मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम जितनी मर्जी हो जाए, लेकिन आपकी मिनिमम जो है बैंक जो अकाउंट है वो 6 महीने का पुराना होना चाहिए। इससे जल्दी का होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होती है। अब आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपर ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए उसके अंदर। आपकी जो अगर सैलरी पर्सन है तो इनकम आपकी जो सैलरी है वो एवरी मंथ एक स्पेसिफिक डेट में आ रही हो, रिफ्लेक्ट हो रही हो। इसके अलावा आपके
अकाउंट में इसके अलावा कोई पैसे आ रहे हैं तो उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि ये पैसे आपके पास कहाँ से आ रहे हैं। ये बैंक स्टेटमेंट का मैंने बता दिया। टैक्स रिटर्न्स, नंबर 2 टैक्स रिटर्न्स। टैक्स रिटर्न्स में आपकी जो डिक्लेयर किया हुआ है वो आपके एसेट्स हैं, आपकी जो इनकम है वो उसके अंदर डिक्लेयर हुई होती है, तो वो भी आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में इनकम और आ रही है और आपके टैक्स रिटर्न में आपने इनकम और डिक्लेयर की हुई है। अगर आपकी इनकम एक ही है, सोर्स ऑफ इनकम अगर आपका सैलरी है, ठीक है, आप जॉब पर्सन है, एक ही अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम है, तो आप अपनी ये देख लें कि जो आपकी सैलरी, जो इनकम आपकी टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर है या जो आपकी बैंक स्टेटमेंट में आ रही है, वही टैक्स रिटर्न के साथ मैच होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे के साथ मैच होनी चाहिए। नंबर 3, मैं आपको बताता चलूँ, आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर। एम्प्लॉयमेंट लेटर में मिस्टेक्स क्या आती हैं, लोग एक सिंपल सा एम्प्लॉयमेंट लेटर, 2 लाइनों का एम्प्लॉयमेंट लेटर लगा देते हैं जिसमें सिर्फ ये मेंशन होता है कि ये फ़लाँ फ़लाँ हमारे पास एम्प्लॉय है, फादर का नाम है ये, इसका आईडी कार्ड नंबर और ये सैलरी है। आप एम्प्लॉयमेंट लेटर एक प्रॉपर कंपनी के लेटर हेड के ऊपर, उसमें आपने टाइटल देना है एम्प्लॉयमेंट लेटर का, नीचे आपने डिटेल लिखनी है। सबसे पहले एम्प्लॉय की डिटेल लिखनी है कि ये जॉब पर्सन है, ये इसका नाम है, ये फादर नेम है, इसका आईडी कार्ड नंबर ये है। इसके बाद आपने मेंशन करना है कि इतनी देर से हमारे पास ये बंदा जॉब कर रहा है और इसका डेजिग्नेशन ये है। उसके बाद ये मेंशन करना है इतनी सैलरी अर्न कर रहा है। फिर आपने लास्ट में ये मेंशन कर देना है कि ये बंदा हमारे पास जॉब कर रहा है और ये लीव पे फलां कंट्री में जा रहा है और इतनी देर की लीव पे जा रहा है और ये जैसे ही वापस आएगा ये आके ज्वाइनिंग करेगा, तो काइंडली इसको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाए। ये एम्प्लॉयमेंट लेटर के अंदर मेंशन होगा। अब जो चौथी चीज़ जो है वो सैलरी स्लिप्स हैं। सैलरी स्लिप्स भी आपकी 3 मंथ की होनी चाहिए। हर महीने की सैलरी स्लिप अलग अलग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही सैलरी स्लिप हो, एक ही पेज के ऊपर आपने 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स निकाल दी हो। आपकी अलग अलग सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, बैंक स्टेटमेंट, एम्प्लॉयमेंट लेटर और सैलरी स्लिप्स, ये डॉक्यूमेंट्स आपके साइन एंड स्टैम्प होने चाहिए। अगर आप पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं तो आपके ये डॉक्यूमेंट्स साइन एंड स्टैम्प होने चाहिए। ऑल्दो अगर आपकी कंपनी कहती है कि हम इसके ऊपर वो साइन नहीं करते, कंप्यूटर जनरेटेड है, फिर भी आपको साइन एंड स्टैम्प वाले डॉक्यूमेंट्स ही लगाने हैं, उसी को ही एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि आपके जो एम्प्लॉयमेंट लेटर, सैलरी स्लिप्स और बैंक स्टेटमेंट, ये इसकी कॉपीज़ नहीं लगती हैं, ये ओरिजिनल होती हैं, ठीक है। ओरिजिनल ही आप लगाया करें। कंपनी के लेटर हेड के ऊपर एम्प्लॉयमेंट लेटर, सैलरी स्लिप्स कलर में ओरिजिनल, ब्लैक एंड वाइट भी एक्सेप्ट नहीं होती है। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो यूके के लिए मैंने आपको बताए हैं। अगर हम शेंजन की बात करें तो शेंजन में आपका किस बेस के ऊपर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है? वीज़ा आपका रिजेक्ट होता है शेंजन का आपकी होटल बुकिंग के ऊपर, आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर और आपकी ट्रैवल आइटनरी के ऊपर। यूके के मैंने आपको बताया कि वहाँ पे कंफर्म होटल बुकिंग नहीं चाहिए होती, कंफर्म टिकट नहीं होती है, इसलिए वहाँ पे रिजेक्शन के चांसेस इस बेस के ऊपर नहीं होते कि आपके कंफर्म होटल बुकिंग नहीं है। शेंजन की बात करें तो शेंजन के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शेंजन में किसी भी स्टेट में जा रहे हैं, अगर आपने अपनी रिक्वेस्ट लेटर में ये मेंशन किया है कि मैंने इतने दिन स्पेन में बार्सिलोना में रहना है, इतने दिन मैंने वेलेंशिया में रहना है, इसके अलावा आपने मेंशन किया कि मैंने फ्रांस चले जाना है, पेरिस में रहना है, तो ये आपने हर दिन का अपना प्लान बताना है कि इस दिन हमने ये एक्टिविटी करनी है, इस दिन ये एक्टिविटी करनी है, और आपकी कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। कभी भी आप ऐसी बुकिंग मत लगाया करें जो आपकी पे लेटर वाली हो या पे एट द प्रॉपर्टी हो, ठीक है। ये वो डॉक्यूमेंट है जो बहुत ज़रूरी समझा जाता है शेंजन के वीज़ा में। बहुत सी रिजेक्शन जो होती है लोगों की, वो हमारे पास रिजेक्शन लेटर लेके आते हैं, उसमें ये लिखा होता है कि आपका जो प्लान है, ट्रैवल प्लान, उससे हम सेटिस्फाई नहीं है, हमें डाउट है कि आपने वहाँ पे जाके वापस नहीं आना है, या आपने जहाँ पे स्टे करना है वो स्टे हमें वो उसने सेटिस्फाई नहीं किया। वो सेटिस्फाई क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने कंफर्म होटल बुकिंग नहीं लगाई। और वो दूसरा जो वो कहते हैं कि हमें डाउट है कि आपने जाके वापस नहीं आना, क्योंकि आपका कोई ट्रैवल प्लान नहीं होता। तो शेंजन का वीज़ा अप्लाई करते वक्त आपने कंफर्म होटल बुकिंग ये जहन में रखना है, और पे लेटर वाली, पे एट द प्रॉपर्टी वाली नहीं लगानी है। इसके अलावा आपने पूरा ट्रैवल प्लान अपना देना है कि डे 1 हमने ये करना है, डे 2 करना है, इस जगह पे जाना है, ये हमारी एक्टिविटी है। और इसके अलावा आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को भी देखना है। अगर आप सिंगल एप्लीकेंट हैं तो शेंजन की किसी भी स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है 10 लाख होना चाहिए, 1 मिलियन होना चाहिए आपका कम से कम क्लोजिंग बैलेंस। इसके अलावा अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आपका क्लोजिंग बैलेंस कम से कम 1.5 मिलियन होना चाहिए। लोग कहते हैं कि 6 लाख रुपए में क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, आपका वीज़ा लग जाता है। ऐसा नहीं होता।
हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि एम्बेसीज जो होती हैं वो हमेशा कैलकुलेशन करती है, स्पेशली शेंजन। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि शेंजन स्टेट में जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो एम्बेसी आपकी एक एक दिन की कैलकुलेशन करती है कि अगर आपके पास इतना क्लोजिंग बैलेंस है तो डे 1 में आपका कितना एक्सपेंस हो सकता है, डे 2 में आपका कितना एक्सपेंस हो सकते हैं। वो सारी कैलकुलेशन करने के बाद वो एक डिसीजन लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। बैंक स्टेटमेंट आपके पास सफिशिएंट होनी चाहिए, आपकी होटल बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए, आपका ट्रैवल प्लान होना चाहिए, और चौथी चीज़ इसके अंदर जो है वो ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस आपने उतने दिन की लगानी है जितना आपने प्लान शो किया है, उससे ऊपर दिन हो जाए ये मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप उससे कम है, आपने जो ट्रैवल प्लान दिया है आपका उससे कम की इंश्योरेंस लगा रहे हैं, तो इसके ऊपर भी रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। या आपने इन ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी है वो ट्रैवल इंश्योरेंस कंफर्म लेनी है। इसी तरह आपने होटल बुकिंग की भी डमी नहीं लेनी। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके एम्बेसी के अकॉर्डिंग ऑथेंटिक होने चाहिए, और जो होटल बुकिंग है वो पे लेटर वाली नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों से आप शेंजन से वीज़ा रिजेक्शन से बच सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें फार ईस्ट की, बात करें फार ईस्ट में तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स इतने ज़्यादा नहीं चाहिए होते। फिर भी आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट लेटर हो या सैलरी स्लिप हो, उसका साइन एंड स्टैम्प होना चाहिए। इसी तरह हम टर्की की बात करें तो टर्की में भी लोग कहते हैं कि 2 लाख हो तो 3 लाख हो वीज़ा लग जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब वो आपका क्लोजिंग बैलेंस को चेक करते हैं कि कितना आ रहा है, प्लान कितने दिन का है, कितने दिन आपने स्टे करना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, कितने लोग जा रहे हैं इस बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं टर्की के अंदर भी टर्किश जो एम्बेसी है वो भी कैलकुलेट करती है। आपने ये सारी चीज़ें ज़हन में रखनी है जब भी वीज़ा अप्लाई करें। आप किसी प्रॉपर ट्रैवल कंसल्टेंट से, ठीक है, वीज़ा कंसल्टेंट से रब्ता करें जो आपको ये सारी चीज़ें बताएगा A to Z। आपको एम्बेसी के अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको बताता है। उस तरीके से आप अप्लाई करें तो आपका वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हमारा मकसद यही होता है, एक वीज़ा कंसल्टेंट जो होता है, कंसल्टेंट का मतलब ही यही होता है कि जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपकी फ़ाइल को रेडी करें, आपको डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें। और अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड कर देते हैं, आप हमें डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड कर देते हैं, तो हम आपकी फ़ाइल उन डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग रेडी करते हैं और आपका वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, तो वो फेक डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं, बैंक स्टेटमेंट फेक लगवा दी। मार्केट के अंदर यही चीज़ चलती है कि फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक बैंक स्टेटमेंट लगा दी, फेक आपने होटल बुकिंग लगा दी, या आपने एम्प्लॉयमेंट लेटर लगा दिया। तो एम्बेसी को सारी चीज़ों का पता होता है, वेरिफिकेशन करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं वीज़ा अप्लाई करते वक्त और वीज़ा रिजेक्शन होती है। तो काइंडली आप एक तो फेक डॉक्यूमेंट्स मत लगाया करें, और ट्रैवल कंसल्टेंट से आप ज़रूर रब्ता करें। किसी भी ट्रैवल एजेंसी से आप प्रॉपर एक वीज़ा कंसल्टेंट से रब्ता करें ताकि वो आपको बेहतर गाइड कर सके। वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली हमें हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।